नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ट्रिकी नंबर 1 में। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरआरबी ग्रुप डी एनटीपीसी के लिए जीके जीएस के प्रश्नों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर आप देख रहे हैं लुकमणी प्रकाशन की द प्लेटफॉर्म बुक, जो कि रेलवे के लिए है, वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन। इसमें दोस्तों जो प्रश्न हैं सभी प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं और सभी आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट हैं, चाहे आप एनटीपीसी की तैयारी कर रहे हो और चाहे आप ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हो। तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, ठीक है। और अगर आप लोगों ने इससे पहले के 2 पार्ट नहीं देखे हैं तो आप लोग उनको भी देख सकते हैं, आपको इसकी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। तो चलिए यहाँ पर हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा प्रश्न नंबर 121, निम्नलिखित में से किसे ऑरम कहा जाता है। तो आपसे पूछा गया है कि ऑरम किसे कहा जाता है, तो आप क्या बताएंगे? सोने को कहा जाता है, ठीक है। सोना को आरम कहा जाता है, ओके, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो शुद्ध सोना होता है वो कितने कैरेट का होता है, तो आप क्या बताएंगे? 24 कैरेट का जो सोना होता है वो शुद्ध होता है, ठीक है। 24 कैरेट का जो सोना होता है ये शुद्ध होता है। अगला प्रश्न देखिएगा, दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील कौन सी है? दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील कौन सी है? सुपीरियर झील। और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए, देखिए ये तो हो गई दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील, तो उसका नाम क्या हो गया? सुपीरियर झील। और अगर आपसे कहा जाए सबसे गहरी झील, मतलब विश्व की सबसे गहरी झील, तो गहरी झील की अगर हम बात करेंगे, विश्व की सबसे गहरी झील, तो कौन सी हो जाएगी? बैकाल झील। कौन सी है? बैकाल झील। तो दुनिया की सबसे बड़ी ताज़े पानी की झील सुपीरियर झील, सबसे गहरी झील बैकाल झील। आगे देखिए अगला पॉइंट, ओलंपिक में जिम्नास्टिक में परफेक्ट 10 का स्कोर करने वाला पहला खिलाड़ी कौन था? तो कौन था? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, नादिया कोमनेकी। कौन था? नादिया कोमनेकी। अगला प्रश्न देखिएगा, अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह, ठीक है, बहादुर शाह। और इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए, ये तो आपसे कहा गया अंतिम मुगल सम्राट, तो आपने बता दिया बहादुर शाह। अगर आपसे कहा जाए मुगल वंश का संस्थापक कौन था, तो आप क्या बताएंगे? तो आप कहेंगे बाबर। मुगल वंश का संस्थापक कौन था? बाबर। और बाबर ने 1526 में पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था, उसमें बाबर जो है जीत गया था, इब्राहिम लोदी हार गया था। 125 को यहाँ पर देखेंगे हम लोग, यहाँ पर दीन इलाही किसके द्वारा प्रचारित किया गया था? दीन इलाही अकबर के द्वारा, ठीक है, अकबर के द्वारा चलाया गया धर्म था, ठीक है, दीन इलाही, जो कि 1582 में शुरू किया गया था। कब शुरू किया गया था? 1582 में, ठीक है। और अगर आपसे कहा जाए इलाही संबत कब स्टार्ट हुआ था, तो इलाही संबत की अगर हम लोग बात करेंगे, इलाही संबत, तो ये स्टार्ट हुआ था 1583 में, ठीक है। 82 में दीन इलाही जो है धर्म जो है ये शुरू हुआ था, और 1583 में इलाही संबत चलाया गया था। अगर आपसे कहा जाए कि उस हिंदू व्यक्ति का नाम बताइए जिसने दीन इलाही धर्म को जो है अपनाया था, तो वो थे अकेले कौन? बीरबल। तो आप नाम याद रखेंगे, बीरबल, ठीक है। हिंदू में केवल बीरबल ने इस धर्म को अपनाया था, ओके, ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से अन्य से एकदम भिन्न को चुने, चेचक, खसरा, बुखार, मस्तिष्क ज्वर। तो इनमें से जो सबसे अलग है आप उसको चुनिएगा। तो जो मस्तिष्क ज्वर होता है ये एक होता है विषाणु जनित रोग, ठीक है, मस्तिष्क ज्वर, और ये सभी अलग हैं, ठीक है। ये किससे होता है? मस्तिष्क ज्वर, ये एक विषाणु जनित रोग होता है।
अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा का नाम क्या है? तो ऑप्शन ए आपका बिल्कुल राइट आंसर यहाँ पर आपका बन जाएगा पुर्तगाली। ठीक है, ब्राज़ील की आधिकारिक भाषा कौन सी है? पुर्तगाली है। ब्राज़ील की राजधानी क्या है? साओ पाउलो। ठीक है, ब्राज़ील की राजधानी क्या है? साओ पाउलो। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? तो ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। ब्राज़ील की मुद्रा क्या है? ब्राज़ील की मुद्रा है रियाल। आगे देखिए इसके बाद 128 नंबर, रात में आकाश में सबसे चमकीले तारे कौन से हैं? सबसे चमकीले तारे सीरियस ए। ठीक है, कौन है? सीरियस ए। और अगर आपसे कहा जाए पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? पृथ्वी से के सबसे निकट का तारा कौन सा है? तो आप क्या बताएंगे? सूर्य। सूर्य जो है ये पृथ्वी के सबसे निकट का तारा है। ठीक है, और सूर्य एक तारा है, आपको पता होगा। अगर मान लीजिए पूछ लिया है कि सूर्य क्या है, तो सूर्य एक तारा है। और पृथ्वी के सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य। ठीक है, और सबसे चमकीला तारा कौन सा है? तो आपको पता हो गया कौन सा है, यहाँ पर लिखा हुआ है सीरियस ए। आगे देखिए इसके बाद, एक ग्लेशियर में गहरी दरार को क्या कहा जाता है? मतलब ग्लेशियर में जो गहरी दरार होती है उसको क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? क्रेवाशे। क्या कहते हैं? क्रेवाशे कहते हैं। ठीक है, और ये तो हो गई ग्लेशियर की बात कि ग्लेशियर में जो दरार पड़ती है उसको कहते हैं क्रेवाशे। अगर किसी पहाड़ या पर्वत के बीच में कोई दरार पड़ जाती है उसको कहते हैं दर्रा। पहाड़ या पर्वत में कोई दरार पड़ जाए उसे क्या कहेंगे? दर्रा। ठीक है, और अगर शीशे में दरार हो जाए उसे कहेंगे क्रैक। ठीक है, अगर शीशे में कहीं पर दरार पड़ जाए उसे क्या कहेंगे? हम लोग क्रैक कहेंगे। 130 देखिएगा, सीमांत गांधी किसे कहा जाता है? तो खान अब्दुल गफ्फार खान को कहते हैं सीमांत गांधी। खान अब्दुल गफ्फार खान को। 131 नंबर देखिए आप लोग, यहाँ पर लिखा हुआ है कि क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? क्या पूछा गया है? क्वींसबेरी नियम नामक कोड का अनुकरण किस खेल में किया जाता है? तो यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मुक्केबाजी। ठीक है, क्वींसबेरी नियम जो है नामक कोड का अनुकरण मुक्केबाजी में किया जाता है। और इसके बाद आगे देखिएगा, किस देश ने फुटबॉल का विश्व कप खिताब सबसे अधिक बार जीता? तो फुटबॉल का विश्व कप खिताब जो है सबसे अधिक बार किस देश ने जीता? आपसे ये पूछा गया है। तो किसने जीता है? ब्राज़ील ने। ठीक है, ब्राज़ील ने जीता। और अगर आपसे पूछा जाए कि जो फुटबॉल यहाँ पर लिखा हुआ है तो आपको देखना चाहिए यहाँ पर कि प्रथम विश्व कप 1930 में उरुग्वे ने जीता था। ठीक है, प्रथम विश्व कप ये 1930 में जीता गया था। और किसके द्वारा? उरुग्वे के द्वारा जीता गया था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ पर 133 नंबर, निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? तो थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? बहत। क्या है? बहत जो है ये थाईलैंड की मुद्रा है। और थाईलैंड की राजधानी क्या है? बैंकॉक। क्या राजधानी है? बैंकॉक। तो दोनों बातें आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे। थाईलैंड की मुद्रा बहत है, थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। चीन की मुद्रा की बात कर की जाए तो चीन की मुद्रा है युआन। ठीक है, चीन की मुद्रा है युआन। चीन की राजधानी की बात की जाए तो क्या है? बीजिंग, आपको पता होगा। अब यहाँ पर लिखा है रिंगिट, तो ये रिंगिट जो है ये मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की है? मलेशिया की मुद्रा है। कहाँ की है? मलेशिया की। और रुपया तो आपको पता होगा, रुपया तो भारत का है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं यहाँ पर। आगे देखिए इसके बाद 134 नंबर, 134 में आप सभी को यहाँ पर दिख रहा होगा। ठीक है, देखिएगा यहाँ पर
इनमें से कौन सी गणित विषय पर लिखित एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो कौन सी है जो गणित विषय पर लिखी हुई है और एक मध्ययुगीन भारतीय पुस्तक है? तो उसका नाम क्या है? उसका नाम है लीलावती। ठीक है, तो लीलावती एक गणित की पुस्तक है। सबसे पहली बात तो आप ये ध्यान रखेंगे। उसके बाद आप ये ध्यान रखेंगे कि लीलावती पुस्तक को किसने लिखा था। तो किसने लिखा था? तो लीलावती पुस्तक के रचयिता हैं भास्कराचार्य। कौन है? भास्कराचार्य द्वितीय। ठीक है, भास्कराचार्य सेकंड जो हैं ये लीलावती जो पुस्तक है उसके लेखक हैं। ठीक है, आगे देखिएगा। इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न। देखिए आप लोग यहाँ पर 135 नंबर यहाँ पर देख लीजिएगा कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क में किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो किस तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है? लेजर तकनीकी का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, जो कॉम्पैक्ट डिस्क मतलब सीडी, इसका मतलब क्या हुआ? सीडी। तो सीडी में किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो आप क्या बताएंगे? लेज़र का इस्तेमाल किया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? तो पर्यावरण दिवस मनाते हैं हम लोग 5 जून को। ठीक है, तो सी ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस। 28 फरवरी, 28 फरवरी को मनाते हैं हम लोग विज्ञान दिवस। ठीक है, विज्ञान दिवस 28 फरवरी। और इसके बाद में अगर आप समझें यहाँ पर थोड़ा सा तो देखिएगा 5 जून, कब? 5 जून और 1972 की बात है। 5 जून 1972 को स्टॉकहोम में प्रथम जलवायु परिवर्तन पर विश्व सम्मेलन हुआ था। ठीक है, जो पहला वाला जलवायु परिवर्तन पर जो सम्मेलन हुआ था, फर्स्ट वाला, ये कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? स्टॉकहोम में हुआ था। और कब हुआ था? तो 5 जून 1972 को हुआ था। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका लिखा हुआ है कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आप क्या बताएंगे यहाँ पर? तो आप ये बताएंगे कि यूनेस्को का मुख्यालय जो है ये पेरिस में स्थित है। ठीक है, कहाँ पर है? पेरिस में है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पर है? पेरिस में है। अगला प्रश्न देखिएगा, प्रश्न नंबर 138। हवा के परागण को क्या कहा जाता है? हवा के परागण को क्या कहा जाता है? तो आप बताएंगे एनिमोफिली। क्या कहते हैं? एनिमोफिली कहते हैं हवा के परागण को। क्या कहते हैं? एनिमोफिली। अगला प्रश्न देखिएगा, शब्द टी किस खेल के साथ जुड़ा है? तो जो टी शब्द होता है ये जुड़ा होता है गोल्फ के साथ। किसके साथ? गोल्फ के साथ। टी शब्द जो है ये गोल्फ के साथ जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखिएगा, भारत का राष्ट्रीय गीत किसने लिखा? तो राष्ट्रीय गीत पूछा गया है। ठीक है, राष्ट्रीय गीत लिखा है बंकिम चंद्र चटर्जी ने। ठीक है, राष्ट्रीय गीत कौन सा है आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में बताएंगे। ठीक है, आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो राष्ट्रीय गीत है ये कौन सा है। 141 में देखिए, मानव शरीर का एकमात्र अंग जो पुनः विकसित या पुनः सृजित हो सकता है उसका नाम क्या होगा? तो उसका नाम होगा जिगर या लीवर। क्या नाम होगा? जिगर या लीवर, जिसको हम लोग कहते हैं यकृत। ठीक है, बात समझ सकते हैं आप लोग यहाँ पर हैं। क्या कहते हैं हम लोग? हैं यकृत। तो जिगर, लीवर, यकृत ये पुनः विकसित हो सकता है। ठीक है, मानव शरीर की मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है? तो वही होता है जिसे हम लोग लीवर कहते हैं, यकृत कहते हैं। ठीक है, वही होता है। ठीक है, और अगर आपसे कहा जाए कि पित्तरस का निर्माण कहाँ होता है? तो पित्तरस का निर्माण भी यकृत में होता है। ठीक है, पित्तरस कहाँ बनता है? यकृत में। याद रखेंगे आप सभी लोग। अगला प्रश्न देखिएगा, 142। मानव शरीर में लैंगरहैंस के आइलेट कहाँ पाए जाते हैं? तो लैंगरहैंस के आइलेट आपसे यहाँ पर पूछा गया है। तो ये पाए जाते हैं अग्न्याशय में। ठीक है, कहाँ पाए जाते हैं? अग्न्याशय में। और ठीक है, याद रखेंगे आप लोग यहाँ पर।
अगर आपसे पूछा जाए कि मानव शरीर में एक मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, मिश्रित ग्रंथि का नाम बताइए, तो भी आप बता सकते हैं आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। क्या बताएंगे आप लोग? आमाशय एक मिश्रित ग्रंथि है। आगे देखिए, निम्नलिखित में से कार्बनिक यौगिकों में हमेशा क्या मौजूद होता है? तो देखिए, कार्बनिक यौगिक है तो इसका मतलब होगा इसमें कार्बन मौजूद होगा, ठीक है। तो कार्बनिक यौगिकों में क्या मौजूद होता है, तो आप क्या बताएंगे? कार्बन, ठीक है। आपको ये भी पता होना चाहिए कि कार्बन के दो अपरूप हैं। कौन कौन से हैं? कार्बन के दो अपरूप हैं, एक तो आपका है हीरा और एक आपका है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट, ठीक है। कार्बन के दो अपर रूप हैं, एक तो आपका है हीरा, एक है ग्रेफाइट। अब आपको ये पता होना चाहिए कि जो पेंसिल होती है ना, तो पेंसिल के अंदर मतलब जो पेंसिल में जो आपकी नोक होती है वो किसकी बनी होती है? वो जो कि आपकी छड़ होती है ना, वो किसकी होती है? तो वो ग्रेफाइट कार्बन जो होता है उसकी बनी होती है, ठीक है, ग्रेफाइट की बनी होती है। आगे देखिए, इसके बाद 144 नंबर को आप देखेंगे, ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? ग्रेनाइट किसका एक उदाहरण है? तो ये है आग्नेय चट्टान का। ग्रेनाइट जो है आग्नेय चट्टान का एक उदाहरण है, ठीक है। और ठीक है, इतनी बात आप सभी के समझ में आई होगी। आगे देखते हैं 145, लिखा है पंच्ड कार्ड को और भी कहा जाता है। जो पंच्ड कार्ड होता है उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं होलेरिथ कार्ड। पंच्ड कार्ड को होलेरिथ कार्ड भी कहा जाता है, ठीक है। आगे देखिए, इसके बाद 146 नंबर देखिएगा, किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? तो किसने लगाया था? चंद्रशेखर आज़ाद ने, चंद्रशेखर आज़ाद ने, ठीक है। किस क्रांतिकारी ने खुद से मौत को गले लगाया था? आपको पता होगा कि इलाहाबाद में अल्फ्रेड पार्क में ये थे, ठीक है, और इन्होंने अपने आप स्वयं को गोली मार ली थी। तो कहाँ पर थे ये? इलाहाबाद में, अल्फ्रेड पार्क में, ठीक है। 147 नंबर आप इसके बाद यहाँ पर देखेंगे, इनमें से किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? क्या प्रश्न है? किस योगदान के लिए एडवर्ड जेनर प्रसिद्ध हैं? तो इन्होंने टीके की खोज की थी, ठीक है। टीके का विकास में एडवर्ड जेनर का योगदान रहा। और टीका की बात करेंगे अगर हम लोग, तो चेचक के टीके की खोज की थी एडवर्ड जेनर ने, ठीक है, चेचक का टीका था। आगे यहाँ पर आप देखेंगे 148 नंबर, इसको देखिएगा आप लोग। यहाँ पर किस भारतीय राजा ने पूर्व एशिया के कुछ हिस्सों को जीतने के लिए नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो किसने नौसैनिक शक्ति का इस्तेमाल किया था? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे राजेंद्र चोला ने। किसने क्या था? राजेंद्र चोला नहीं होगा, चोल, ठीक है, चोला नहीं, चोल, राजेंद्र चोल ने, ठीक है। और इसके बाद में आप आगे देखेंगे, अगला प्रश्न है 149 नंबर के, निम्नलिखित में से कौन सा देश बंदरगाह विहीन देश है? मतलब ऐसा कौन सा देश है जहाँ पर बंदरगाह है नहीं, मतलब जो कि लैंड लॉक्ड देश है, बंदरगाह विहीन हम कह सकते हैं। तो उस देश का नाम है कजाकिस्तान, ठीक है, कजाकिस्तान है। और कजाकिस्तान के साथ साथ में अगर नेपाल की बात की जाए, तो नेपाल भी कैसा देश है? ये भी लैंड लॉक देश है। लैंड लॉक होता क्या है? लैंड लॉक ऐसा होता है, मतलब वह देश जिसके चारों ओर, मतलब जिसकी कोई भी सीमा समुद्र से टच ही ना हो, चारों तरफ जिसके मतलब भूमि वगैरह ही हो, ठीक है, कहीं से भी समुद्र से ना घिरा हो, वही होता है लैंड लॉक, मतलब भूमि से ही घिरा हो, समझ गए, जिसके चारों ओर स्थल ही हो, ठीक है, जल ना हो, तो वो होता है आपका लैंड लॉक कंट्री। अगला प्रश्न देखिएगा आप लोग, यहाँ पर 150 नंबर को यहाँ पर देखेंगे हम लोग। तो मधुबनी चित्रकला शैली मूलतः किस राज्य से संबंधित है? मधुबनी चित्रकला शैली जो है ये कहाँ से संबंधित है? तो आप क्या बताएंगे? आप बताएंगे कि ये बिहार से संबंधित है। कहाँ से संबंधित है? बिहार से। तो आप सबसे पहले इस बात का ध्यान रखेंगे, ठीक है।
मधुबनी जो पेंटिंग है, चित्रकला है, ये बिहार से संबंधित है। दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है? गैर ध्रुवीय रेगिस्तान की बात की गई है तो आप क्या बताएंगे? सहारा का। ठीक है, 151 का सही ऑप्शन बनेगा कि दुनिया का सबसे बड़ा गैर ध्रुवीय रेगिस्तान कौन सा है, तो आप क्या बताएंगे? सहारा। सहारा मरुस्थल जो है, सहारा रेगिस्तान जो है, ये कहाँ पर है? तो ये अफ्रीका में है। ठीक है, सहारा कहाँ पर है? अफ्रीका में। तो आप इस पॉइंट को अभी ध्यान रखेंगे। ठीक है, कि सहारा कहाँ पर है? तो सहारा अफ्रीका में है। और विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा का मरुस्थल। ठीक है, आगे देखेंगे हम लोग इसके बाद में। अगला प्रश्न हमारा है 152 नंबर। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किस वर्ष में किया गया था? आरबीआई का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? तो 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। ठीक है, डेट आपकी रहेगी 1 जनवरी को। तो 1 जनवरी 1949 को आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। आरबीआई की अगर मैं कहूँ स्थापना कब हुई थी, तो आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल। ठीक है, 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को आरबीआई की स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो आपकी एसबीआई बैंक है ना, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, इसकी स्थापना का, इसकी मतलब इसका राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? ठीक है, तो इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था 1955 में। 1955 में इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। ठीक है, इसके बाद में आपको दो चीज़ें और ध्यान रखनी है कि एक तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था एक बार। ठीक है, और एक बार हुआ था 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण। कितने का? 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। तो 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1969 में हुआ था। और 6 बैंकों का हुआ था 1980 में। दोनों बातें आप ध्यान रखिएगा, बहुत अच्छी बातें आपके यहाँ पर हैं। ठीक है, कि जो 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था वो 1980 में हुआ था, और 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था 1969 में। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग देखिएगा, प्रश्न नंबर 153 है कि निम्नलिखित में से किसे उसके ऊन या फाइबर के लिए पाला जाता है? तो किसको पाला जाता है? अल्पाका को। ठीक है, किसको पालते हैं? अल्पाका। ठीक है, इसके बाद में अगर देखा जाए कि ऊन किससे बनता है तो आपको पता होगा, भेड़। ठीक है, आपने भेड़ को तो देखा होगा। तो भेड़ के जो बाल होते हैं ना, उन्हीं से बनता है ऊन। आगे देखते हैं, चलिए। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं ये सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हैं, क्योंकि ये सही प्रश्न आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, आरआरबी एनटीपीसी में आए हुए हैं ये। 154 है, टमाटर क्या है? तो टमाटर क्या है बताइएगा? टमाटर एक फल है। ठीक है, टमाटर क्या है? टमाटर एक फल होता है। टमाटर जो होता है इसमें लाइकोपिन पाया जाता है। ठीक है, टमाटर में क्या होता है? टमाटर में होता है लाइकोपिन। तो आप इस बात का भी ध्यान रखिएगा कि टमाटर में लाइकोपिन होता है। इसके बाद में आगे देखिएगा, टमाटर एक फल होता है। ठीक है, और टमाटर में लाइकोपिन होता है। निम्नलिखित प्राकृतिक घटनाओं में से कौन सी घटना भूकंप का कारण बनती है? भूकंप का कारण कौन सी घटना बनती है? तो बताइएगा, कौन सी घटना ऐसी है जो भूकंप का कारण, मतलब जिसके कारण ही भूकंप बनता है? एक तरीके से आप समझ सकते हैं तो ये ज्वालामुखी विस्फोट जो होता है ना, ज्वालामुखी जहाँ पर फटता है, तो ऐसे में क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो हिलने, कंपन करने लगती है, तो भूकंप जो है आ जाता है। ठीक है, इसके बाद में अगर आपसे कहा जाए कि जो भूकंप होता है, भूकंप की तीव्रता को किससे नापते हैं हम लोग? तो रिक्टर स्केल होता है। कौन सा होता है? रिक्टर स्केल, मतलब रिक्टर पैमाना। रिक्टर पैमाना जो होता है ना, इससे हम लोग भूकंप की तीव्रता को मापते हैं। उसके बाद में आपसे कहा जाए भूकंप का अध्ययन, भूकंप का अध्ययन को क्या कहते हैं? तो भूकंप का अध्ययन होता है, उसको हम लोग कहते हैं सिस्मोग्राफी। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? सिस्मोलॉजी। सिस्मोलॉजी, भूकंप का अध्ययन
भूकंप का अध्ययन क्या होता है? सिस्मोलॉजी। आगे देखिए इसके बाद अगला प्रश्न है कि 156 नंबर के डीपीटी वैक्सीन में पी किसे संदर्भित करता है? मतलब डीपीटी जो होता है इसमें जो पी होता है, तो पी का मतलब क्या होता है? देखिए डीपीटी, डी का मतलब होता है डिप्थीरिया। डी का मतलब क्या होता है? डिप्थीरिया। पी का मतलब होता है पर्ट्यूसिस। क्या होता है? पर्टूसिस यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ऑप्शन बी आपका राइट आंसर होगा। पर्टूटिस होता है, पर्टूसिस। और टी, अगर टी की बात करें, टी से होता है टेटनस टॉक्सोइड। ठीक है, तो पी आप समझ गए, पर्टूसिस होता है। इसके बाद आगे देखिए आप लोग यहाँ पर 157 पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या किस राज्य में है? तो आप क्या बताएंगे? केरल में है। पुरुष प्रतिभागियों की अधिकतम संख्या कहाँ पर है? केरल में है। और इसके बाद में अगर हम यहाँ पर देखें कि भारत का लिंगानुपात कितना है, ठीक है, क्या मैंने आपसे कहा भारत का लिंगानुपात कितना है? तो भारत का लिंगानुपात जो है वो आपका है 943। ठीक है, तो 943 का मतलब है कि 1000 पुरुष पर 1000 पुरुष अगर हैं, ठीक है, तो 943 महिलाएं। तो ये भारत का लिंगानुपात है। ठीक है, 943 पूरे भारत का लिंगानुपात। और केरल राज्य एक ऐसा राज्य है जहाँ पर क्या है? केरल राज्य में जो है महिलाओं की संख्या अधिक है, मतलब लिंगानुपात में महिलाएं ज़्यादा हैं। मतलब 1000 पुरुष पर 1084 महिलाएं हैं। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं भारत का लिंगानुपात 940 है और केरल में सबसे ज़्यादा लिंगानुपात है, कितना है? 1084। यदि पृथ्वी का पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो यहाँ पर आपसे क्या कहा गया है? यहाँ पर आपसे कहा गया है कि यदि पृथ्वी पर आपका वजन 38 किलो है तो बुध ग्रह पर आपका वजन कितना होगा? तो यहाँ पर तो ये एक तरीके से आपसे प्रश्न पूछा गया है, तो इसका आंसर जो आपका है वो 14.3 किलोग्राम है। ठीक है, 14.3 किलोग्राम यहाँ पर है। अब इसके लिए आपका कोई फार्मूला यहाँ पर लगा है जो कि मुझे नहीं पता है अभी। ठीक है, फिलहाल आप समझ लीजिएगा। ठीक है, कि प्रति वजन आपका अगर वजन है 38 किलोग्राम तो बुध ग्रह पर कितना हो जाएगा? 14.3 किलोग्राम। और चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम लोग प्रश्न नंबर 159 पर, तो यहाँ पर देखेंगे हम लोग यहाँ पर कि सूरज की रोशनी को किसके संघटक रंगों में कौन विभाजित कर सकता है? मतलब सूरज की रोशनी जो होती है अगर उसको हम अपने अपने रंग में विभक्त करना चाहें तो किसके द्वारा संघटक रंगों में विभक्त हो सकती है? तो हो सकती है अपवर्तन के द्वारा। किसके द्वारा? अपवर्तन के द्वारा। ठीक है, और अगर आप कहें कि जो इंद्रधनुष बनता है ना, इंद्रधनुष, तो इंद्रधनुष कैसे बनता है? तो इंद्रधनुष बनता है प्रकाश के वर्ण विक्षेपण के कारण। ठीक है, जो प्रकाश होता है ना वो 7 रंगों से मिलकर बना होता है। आप सभी को पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा। विवग्योर क्या होता है? विवग्योर मतलब क्या है? आर से रेड हो गया, लाल हो गया, ओ से ऑरेंज नारंगी, वाई से येलो पीला, जी से ग्रीन हरा, बी से ब्लू नीला, आई से इंडिगो मतलब आसमानी, और वी से वायलेट माने बैंगनी। तो ये 7 कलर होते हैं किसमें? सूर्य के प्रकाश में। ठीक है, और ये सभी अलग अलग रंग हो पाते हैं इंद्रधनुष जब बनता है तब। और इंद्रधनुष जो बनता है तो उसको कहते हैं हम लोग वर्ण विक्षेपण। ठीक है, मतलब प्रकाश जो है उसका वर्ण विक्षेपण होता है। अगला प्रश्न आप देखेंगे कि डैश और प्रकंद का एक उदाहरण क्या है? तो यहाँ पर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अदरक। अदरक जो होती है ना ये होता है प्रकंद। ठीक है, अदरक प्रकंद का उदाहरण है। इसके साथ साथ में हम बात करेंगे अगर हल्दी की, तो जो हल्दी है ना ये भी प्रकंद का उदाहरण है। ठीक है, अदरक हो गया, हल्दी हो गई, हल्दी भी प्रकंद का उदाहरण है। और इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे बात कर लें तो आपने जैसे देखा होगा गाजर होती है, मूली होती है। तो गाजर मूली ये जड़ होती है। ठीक है, गाजर है, मूली है, ये क्या होती है?
ये हो जाती हैं जड़। और आलू जो है आलू, तो आलू का हम कौन सा पार्ट खाते हैं, तो आलू का हम खाते हैं कंद वाला पार्ट, ठीक है, कंद। ठीक है, आगे देखिए इसके बाद में चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है। चंद्रशेखर सीमा किस पर लागू होती है, सितारों पर। किस पर लागू होती है, सितारों पर लागू होती है। इसके बाद आगे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन एक प्रमुख मनोवैज्ञानिक थे। तो मनोवैज्ञानिक कौन थे एक प्रमुख, आपसे ये पूछा गया है, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सिगमंड फ्रायड। कौन थे, सिगमंड फ्रायड। इसके बाद देखिएगा 163 नंबर है कि बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। बर्लिन की दीवार को किस वर्ष ध्वस्त किया गया था। करेक्ट आंसर आपका है ऑप्शन बी, 1989 में। कब किया गया था, 1989 में। अगला प्रश्न है कि यूमामी क्या है। यूमामी क्या है, तो ये एक स्वाद का प्रकार है। क्या है, स्वाद का प्रकार। अगर हम कहें आपसे कि आप स्वाद को किससे चेक करते हैं, मतलब स्वाद का पता कैसे लगता है, तो जीभ के द्वारा। किसके द्वारा, जीभ के द्वारा हमें पता लगता है। और जीभ के विभिन्न पार्ट होते हैं जिनसे हम खट्टा मीठा कड़वा वगैरह अनुभव करते हैं। ठीक है, आगे देखिए 165 नंबर, प्रदूषण में सूचकांक SPM का पूर्ण रूप क्या है। तो SPM का पूर्ण रूप क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। क्या है, सस्पेंडेड पार्टिकुलेट मैटर। अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित में से किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है। किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता है, तो किसने जीता है, सत्यजीत राय ने। किसने जीता है, सत्यजीत राय ने। और कब जीता, 1992। कब जीता है, 1992 में। तो समझिए आप लोग यहाँ पर कि किसने फिल्म निर्देशन के लिए ऑस्कर जीता, सत्यजीत राय ने जीता। कब जीता, तो आप बताएंगे 1992 में जीता। आगे देखिए इसके बाद, निम्नलिखित में से किसके अधिकतम पैर होते हैं। किसके अधिकतम पैर होते हैं, तो आप क्या बताएंगे, आप बताएंगे सहस्त्रपाद। सहस्त्रपाद के अधिकतम पैर होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अगर हम देखें कीट जो होते हैं, कीट जो होते हैं, तो कीटों के कितने पैर होते हैं, तो कीट में 6 पैर होते हैं। ठीक है, आप इस बात का ध्यान रखेंगे, कितने पैर होते हैं, 6 पैर होते हैं। और इसके अलावा अगर हम और देखें तो इसमें देखिए 6 पैर होते हैं और इसमें एक चीज़ होती है, 4 पंख होते हैं। ठीक है, कीट में 6 पैर होते हैं और 6 पैर मतलब 6 पाद। ठीक है, वही 6 पैर होते हैं और 4 पंख होते हैं। और आपको ये तो पता होगा कि मानव का जो हृदय होता है, तो मानव के हृदय के 4 पार्ट होते हैं, दायां अलिंद, बायां अलिंद, दायां निलय, बायां निलय। काकरोच के हृदय में 13 कक्ष होते हैं। याद करिएगा आप लोग यहाँ पर, जो काकरोच होता है उसका जो हृदय होता है उसमें 13 कक्ष होते हैं। ठीक है, कितने कक्ष होते हैं, 13 कक्ष होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे प्रश्न नंबर 168। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा, किस टेनिस खिलाड़ी ने अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब जीते हैं। तो किसने जीते हैं, तो ये जीते हैं रोजर फेडरर ने। ठीक है, किसने जीते हैं, रोजर फेडरर। तो आप नाम ध्यान रखेंगे कि अधिकतम ग्रैंड स्लैम खिताब किसने जीते हैं, रोजर फेडरर ने जीते हैं। अगर आपसे कहा जाए कि ये कहाँ के हैं, तो ये जो हैं ये हैं स्विट्ज़रलैंड के। कहाँ के हैं, स्विट्ज़रलैंड के खिलाड़ी हैं। ठीक है, और इसके बाद अगला प्रश्न देखिएगा 169 नंबर देखिएगा, लीमर क्या है। क्या कहा गया आपसे है कि लीमर क्या है, तो लीमर है मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। क्या है, मेडागास्कर में पाया जाने वाला एक जानवर। मेडागास्कर कहाँ है, तो मेडागास्कर जो है, मेडागास्कर ये है हिंद महासागर में, हिंद
महासागर में है। ठीक है। और एक बात और आप यहाँ पर ध्यान रखेंगे कि हिंद महासागर में स्थित सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर। हिंद महासागर में सबसे बड़ा द्वीप है कौन सा? मेडागास्कर। ये क्या है? सबसे बड़ा द्वीप। ठीक है। अगला प्रश्न देखिएगा 170 नंबर है कि निम्नलिखित में से किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? किन कणों में सकारात्मक आवेश होता है? तो ऑप्शन बी होगा प्रोटॉन। ठीक है। प्रोटॉन में होता है सकारात्मक मतलब पॉजिटिव। मतलब क्या है यहाँ पर कि इलेक्ट्रॉन पर होता है आवेश, वो होता है नेगेटिव। प्रोटॉन पर होता है पॉजिटिव। पॉजिटिव को हम लोग हिंदी में कहते हैं सकारात्मक, नेगेटिव को नकारात्मक। तो सकारात्मक आवेश का मतलब पॉजिटिव आवेश किस पर होता है? प्रोटॉन पर। ठीक है। और इसके बाद में आगे देखिएगा आप लोग यहाँ पर देखिएगा लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? लास्ट सफ़र किसने चित्रित किया था? लियोनार्दो दा विंसी ने। ठीक है। लियोनार्दो दा विंसी ने किया था। इसके बाद में ये लिखा हुआ है पाब्लो पिकासो। पाब्लो पिकासो जो हैं इनकी एक पेंटिंग है, कौन सी है? लास्ट जजमेंट। कौन सी है? लास्ट जजमेंट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा कि लास्ट सफ़र जो है इसके लिए है लियोनार्दो दा विंसी। पाब्लो पिकासो ये इनकी पुस्तक है, मतलब इनका चित्र है लास्ट जजमेंट। आगे देखिए इसके बाद 172 में है कि ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? ज्यामिति का जनक किसे कहा जाता है? यूक्लिड को। किसको कहते हैं? यूक्लिड को। 173 देखिएगा 2012 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते थे? तो देखिए 2012 की बात की गई है, थोड़ी सी बात ओल्ड हो चुकी है क्योंकि अब तो 2021 में आ चुका है। ठीक है। तो आप सिर्फ इसका आंसर देख लीजिएगा कि 2012 में ग्रीष्मकालीन पदक में जो है इसमें 6, भारत ने 6 पदक जीते थे। अब देखिए 174 नंबर, वर्तमान में दुनिया की सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? सबसे ऊंची इमारत कौन सी है? तो ए ऑप्शन होगा बुर्ज खलीफा। कौन सी है? बुर्ज खलीफा जो है। ठीक है। ये है कहाँ पर? तो बुर्ज खलीफा है सऊदी अरब में। ठीक है। सऊदी अरब में है बुर्ज खलीफा, विश्व की सबसे ऊंची इमारत है। और इसके बाद में अगला प्रश्न देखिएगा, निम्नलिखित भाषाओं में से कौन सी भाषा चित्राक्षरों का उपयोग करती है? आइडियोग्राफ्स का उपयोग करती है। तो कौन सी ऐसी भाषा है? तो उस भाषा का नाम है जापानी। ठीक है। जापानी भाषा में चित्रकारों का उपयोग करती है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ पर आप देखेंगे अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से प्राचीन संस्कृत शब्दकोश कौन सा है? प्राचीन संस्कृत शब्दकोश इनमें से कौन सा है? तो कौन सा है? अमरकोश जो है ये प्राचीन संस्कृत शब्दकोश है। कौन सा? अमरकोश। और इसके बाद देखिए आप लोग यहाँ पर कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कहाँ पर था? ये था असम में। ठीक है। कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था? तो कहाँ पर था? असम में। और कामरूप जो है मतलब असम में एक मंदिर है कामाख्या मंदिर। ठीक है। कामाख्या जो है ये असम में है और कामरूप का नाम इस मंदिर से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है। यहाँ पर आप लोग देखेंगे शब्द रडार किससे व्युत्पत्ति है, मतलब रडार की फुल फॉर्म आपसे यहाँ पर पूछ ली गई है। तो आप क्या बताएंगे? रडार की फुल फॉर्म क्या है? रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। ठीक है। रेडियो डिटेक्शन एंड रैंगिंग। इसके बाद में आगे देखिएगा बेकिंग सोडा क्या है? तो बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट बेकिंग सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट। खाने का सोडा मतलब क्या है? जो खाने का सोडा होता है ना, खाने का सोडा वो यही है। ठीक है। सोडियम बाइकार्बोनेट मतलब बेकिंग सोडा, मतलब खाने का सोडा। सूत्र क्या होता है? NaHCO3। NaHCO3 मतलब सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है।
और इसके बाद आपके लिए अगला प्रश्न है कि सुएज नहर भूमध्य सागर को किस सागर से जोड़ती है। सुएज नहर जो है ये भूमध्य सागर को किससे जोड़ती है, लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। सुएज नहर का निर्माण 1969 में हुआ था। सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था, तो आप क्या बताएंगे, 1969 में हुआ था। दोस्तों इस तरीके से आप लोगों ने यहाँ प्रश्न देख लिए हैं। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा।